आज का लेक्चर है हमारा बेसिक, जानेंगे हम लोग ट्रैक्टर के बारे में और इंजन के बारे में। मतलब जैसे कि ट्रैक्टर कब इन्वेंट हुआ था, है ना। ये ट्रैक्टर की हिस्ट्री क्या है, इंजन की हिस्ट्री क्या है, इंजन के बारे में कुछ बेसिक चीजें, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो कंटेंट क्या क्या है आज के लेक्चर के? ट्रैक्टर की डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर, देन टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर एंड देयर यूजेस। कितने टाइप के ट्रैक्टर होते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, करंट सिनेरियो ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ इंजन, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंजन एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। बारी बारी से एक एक चीज हम लोग देखते हैं। तो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इस वर्ड, ये वर्ड जो है ये ट्रैहियर इस वर्ड से डिराइव हुआ था, है ना। तो इस ट्रैहियर का लैटिन में वर्ड होता है टू पुल, मतलब खींचने वाला, है ना। ट्रैक्टर क्या चीज है? एक खींचने वाला मशीन है ना, पुल करने वाला मशीन है। तो ट्रैक्टर को हम लोग, ट्रैक्टर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो कोई भी एक ऐसा मतलब एक इंजीनियरिंग व्हीकल है। ट्रैक्टर क्या है? एक इंजीनियरिंग व्हीकल, स्पेशली डिजाइन किया गया है हाई ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए, मतलब टॉर्क, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क जनरेट करने के लिए डिफाइन डिराइव किया गया है। और जो कि स्लो स्पीड पे ज्यादा से ज्यादा टॉर्क दे, और उसका पर्पस क्या हो? ट्रेलर को हॉलिंग करने के लिए, और कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी है उस मशीनरी को पावर देने के लिए हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं, है ना। सिंपल सी भाषा में कहेंगे, ट्रैक्टर एक इंजीनियरिंग व्हीकल है जो डिजाइन किया गया है लो स्पीड्स पे चल के हाई ट्रैक्टिव एफर्ट दे, और ट्रेलर को पुल करे, और एग्रीकल्चर मशीनरी को पावर सप्लाई करे, ठीक है। ट्रैक्टर जो होता है ये ट्रैक्शन प्लस मोटर होता है ना। तो ट्रैक्शन प्लस मोटर इक्वल टू ट्रैक्टर होता है। जो सबसे पहले ट्रैक्टर आया था उसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर ही बोलते थे, है? अब इंजन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में इंजन कब आया, मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इंजन कब यूज होने लगा। तो 19 सेंचुरी में एक बान इंजन करके एक इंजन था, जो रिचार्ड थ्रेविथिक जी थे, उन्होंने इस इंजन को इन्वेंट किया था। और एक सेमी पोर्टेबल टाइप का इंजन था, मतलब ये हम लोग लेके नहीं जा सकते थे, वो उसको खुद से पावर दे के, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर को खुद हम लोग पावर, ट्रैक्टर का इंजन उसको खुद पावर देता है और वो चलता है। मतलब वो खुद एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए भी खुद के ही इंजन से पावर लेता है। लेकिन सेमी पोर्टेबल टाइप के इंजन जो होते हैं इसको हम लोग एक जगह पे दूसरे जगह पे मैनुअली हम लोग को लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे ये पोर्टेबल उसके इंजन के पावर से नहीं होते हैं। तो ये इस टाइप का एक इंजन था, और इस इंजन को कॉर्न थ्रेशिंग के लिए सबसे पहले फार्म में यूज किया गया, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो यूज होने वाला सबसे पहला इंजन था, बान इंजन था। और बान इंजन के कॉर्न थ्रेशिंग के लिए यूज होने वाला सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज होने वाला इंजन है। अब देख लेते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले इन्वेंट हुआ ट्रैक्टर 1890 में। जो वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रैक्टर था उसको हम लोग ट्रैक्शन इंजन ही बोलते थे, है ना। तो ये जॉर्ज एस हैरिस जो थे, इन्होंने इस इंजन को इन्वेंट किया था। उसके बाद 1906 में गैसोलाइन इंजन ट्रैक्टर में आने लगे, ठीक है ना। पहले जो इंजन आते थे वो कौन से इंजन आते थे? वो हमारे भाप पे चलने वाले इंजन थे, है ना, टरबाइन इंजन थे। उसके बाद गैसोलीन इंजन आया 1906 में। ये चार्ल्स हर्ट और एच पार, इन्होंने ये इस इंजन को लाया था। फिर 1918 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी ने ट्रैक्टर में पीटीओ यूज करना स्टार्ट किया। ट्रैक्टर में पहले पीटीओ नहीं हुआ था, वो सिर्फ ट्रेलिंग पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज करते थे। फिर 1980 में ये इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी है, उन्होंने पीटीओ लाया ट्रैक्टर में। इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, उसके इंप्लीमेंट आज भी आप लोगों को बुधनी में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 1920 टू 1924 में ऑल पर्पस ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब वो सभी काम करता था।
हॉलिंग भी करने के लिए, उस हॉलिंग पर्पज के लिए भी, उसके से हम लोग पीटीओ भी चला सकते थे, रोटरी मोशन भी उससे ले सकते थे, है ना, इम्प्लीमेंट भी चला सकते थे। ऑल पर्पज ट्रैक्टर 1924 में ये इस दरमियान ये ट्रैक्टर आया। अभी उसके बाद 1926 में हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ। अब हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो हैरी फर्ग्यूसन जो थे, इन्होंने ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम लेके आए। 1926 में इन्होंने इन्वेंट किया और इसका पेटेंट ले लिया। लेकिन ये एक्चुअल जब आया ये 1930 में टू लिंकेज हाइड्रोलिक सिस्टम, है ना, और उसके बाद 1940 में 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम ट्रैक्टर में आना स्टार्ट हुआ। मतलब 26 में इन्होंने पेटेंट लिया, 30 में 2 पॉइंट लिंकेज इंट्रोड्यूस किया और 40 में 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1932 में रबर टायर यूज होने लगे ट्रैक्टर में। तब तक रबर टायर यूज नहीं होते थे ट्रैक्टर में, जो हम लोग बोलते हैं ना न्यूमेटिक टायर्स, वो 1932 में आए। उसके बाद 1936 टू 1937 में डीजल इंजन यूज होने लगा ट्रैक्टर में। पहले क्या, सबसे पहले कौन सा इंजन यूज होता था? भाप वाला इंजन, टरबाइन इंजन, ठीक है। उसके बाद कौन सा इंजन यूज होता था? गैसोलीन इंजन। उसके बाद आया 36 में डीजल इंजन। 1960 टू 1961 में जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना लगा। उसके पहले अदर कंट्री में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता था, वहां से हम लोग इंपोर्ट करते थे, वहां से हमारे इंडिया में ट्रैक्टर आता था। तो जो ट्रैक्टर सबसे पहले जो बनाने वाली कंपनी थी वो थी आइसर गुड, आइसर ट्रैक्टर थी, और इसके फाउंडर जो थे ये आइसर गुड थे, है ना। आज भी हम आइसर कंपनी, आइसर के ट्रैक्टर्स आज भी आते हैं, और आइसर अभी टाटा के साथ मर्ज हो चुकी है, लेकिन इन्होंने आइसर ये ट्रैक्टर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है उनके ब्रांड के साथ। टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर, तो बेसिकली ट्रैक्टर में दो तरह के ट्रैक्टर्स आते हैं। एक होता है, यहाँ पे देख पा रहे होगे, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, है ना, और दूसरा होता है व्हील टाइप। मतलब एक ट्रैक्टर में ट्रैक लगा होता है मूविंग करने के लिए, और दूसरे ट्रैक्टर में व्हील्स लगे होते हैं मूविंग करने के लिए। तो अभी ट्रैक टाइप ट्रैक्टर क्या होता है कि जिसमें व्हील्स न होके एक ट्रैक होगा, चेन और स्प्रॉकेट मैकेनिज्म के जैसे हमारा जो बाइसिकल होता है, उस जिसमें उसमें कैसा होता है, चेन और स्प्रॉकेट मैकेनिज्म से हम लोग उससे पावर देते हैं व्हील को। तो वैसे ही यहाँ पे चेन एंड स्प्रॉकेट मैकेनिज्म से हम लोग इंजन से पावर लेके इसको मूव करते हैं। तो इसको हम लोग ट्रैक टाइप ट्रैक्टर यूज बोलते हैं। तो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर कहाँ पे यूज होता है? ट्रैक टाइप ट्रैक्टर जो यूज होता है ये मोस्टली अर्थ मूविंग मशीनरी में और हिली टाइप एरियाज में ट्रैक टाइप ट्रैक्टर यूज होते हैं। व्हील टाइप ट्रैक्टर जो होते हैं जिसमें न्यूमेटिक व्हील्स लगे होंगे, उसको हम लोग व्हील टाइप ट्रैक्टर बोलेंगे। तो व्हील टाइप ट्रैक्टर में दो टाइप अगेन आते हैं, एक टू व्हील ड्राइव और दूसरा होता है फोर व्हील ड्राइव। टू व्हील ड्राइव मतलब क्या? जिसके सिर्फ पिछले पहिए, मतलब उसमें दो व्हील्स होंगे ऐसा नहीं है, उसमें भी चार ही व्हील्स होंगे, लेकिन सिर्फ पिछले पहियों में पावर, इंजन से जो पावर आएगा वो ट्रांसमिशन जाएगा, और ट्रांसमिशन से सिर्फ पिछले पहियों में पावर जाएगा। इंजन का पावर सिर्फ पिछले पहियों में जाएगा, अगले पहिए में पावर इंजन का नहीं जाएगा। पिछले पहिए से जैसे मूविंग करेंगे उस टाइम पे अगले पहिए ऑटोमेटिक मूविंग करना स्टार्ट हो गए। जैसे हमारा बाइसिकल है, बाइसिकल में सिर्फ हम लोग जो पेडल, जब हम लोग पेडल को पावर देते हैं तो पेडल से पावर सिर्फ पिछले पहिए में जाता है, अगला पहिया ऑटोमेटिकली रन करता है। तो जैसे टू व्हील ड्राइव में भी सेम कंसेप्ट है, सिर्फ पिछले पहियों में पावर जाता है, अगले पहियों में पावर नहीं जाता है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में क्या होता है कि इसके चारों के चारों व्हील्स में पावर जाता है, ठीक है, मतलब अगले पहियों में भी पावर जाएगा, रियर व्हील्स में भी पावर जाएगा, दोनों व्हील्स मतलब चारों व्हील्स में इसमें पावर जाता है। तो अब एक ट्रैक्टर खड़ा है, मान लीजिए कि इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये टू व्हील ड्राइव है कि फोर व्हील ड्राइव है? तो इस सबसे इसका आसान तरीका जो है पहचानने का, सबसे आसान तरीका, तो यहाँ पे आपको जो व्हील्स, ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज फोर व्हील ड्राइव की है ना। तो इसमें पहचानोगे कैसे? इस पे जो अगले पहिए जो है, तो अगले पहियों में जो अगले पहियों के जो टायर्स है, तो इसमें आपको एक वी शेप का एक आकार बनते हुए दिख रहा है ना।
वी शेप का आकार है। तो इस टाइप के जो टायर्स होते हैं, इस टाइप के टायर्स को बोला जाता है ट्रैक्शन टाइप न्यूमेटिक टायर्स। ट्रैक्शन टाइप न्यूमेटिक टायर्स, है ना, जिसमें ये वी शेप बना होता है। तो अगर कोई भी ट्रैक्टर है जिसमें ये वी शेप वाले टायर्स अगले पहिए में लगे हैं, तो ये आपका 4 व्हील ड्राइव व्हील ट्रैक्टर होगा, है ना। अदरवाइज जो ट्रैक्टर्स होते हैं 2 व्हील ड्राइव वाले, तो उसमें जो अगले पहिए होते हैं वो रिप टाइप न्यूमेटिक टायर्स के होते हैं। तो उसमें कैसे, जैसे कि मान लो ये गोल टायर है, तो इसमें यहाँ पे रिप्स लगी होगी इस टाइप की, मतलब यहाँ पे उठा हुआ कुछ इतना उठा हुआ भाग हुआ, उसके बाद यहाँ पे नीचे गया हुआ, फिर यहाँ पे उठा हुआ भाग हुआ। तो इस टाइप के रिप टाइप के ट्रैक्टर्स यहाँ पे होते हैं उसमें, टायर्स रिप टाइप के टायर्स यहाँ पे उसमें होते हैं। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जो 4 व्हील ट्रैक्टर्स होते हैं, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पे नीचे एक बड़ी सी प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ से एक बड़ी सी शाफ्ट होती है, ये ट्रांसमिशन से निकल के एक बड़ी सी शाफ्ट यहाँ पे फ्रंट व्हील को पावर देने के लिए आई होती है। अगर आप टायर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो नीचे झुक के देखिएगा, नीचे झुक के जैसे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी शाफ्ट आपको देखने को मिलेगी, और वो शाफ्ट फ्रंट व्हील को पावर देने के लिए रहती है। तो ऐसे शाफ्ट अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। तो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में ये आपको डिफरेंस पता चल गया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये पता चल गया। अभी दोनों में बेटर कौन सा होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू वर्किंग है ना, कि आपको अगर कुछ हेवी वर्क करना है तो ज्यादा ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लोविंग कर रहे हो और प्लोविंग आपका कंटिन्यूस वो ट्रैक्टर प्लोविंग पे चलने वाला है, तो उस टाइम पे हम लोग 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के तरफ हम लोग जो भी किसान या फिर जो भी खरीदार होता है उसका टेंडेंसी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की तरफ होता है। 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, जैसे कोई मार्जिनल फार्मर है जिसके पास खेती कम है ना, तो वो क्या करते हैं, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा पसंद करते हैं। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की फ्यूल कंजम्पशन 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की फ्यूल कंजम्पशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वहां से हमें ट्रैक्शन मिलता है। अभी कुछ लिस्ट ऑफ यहाँ पे कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, मतलब ये जानी मानी कंपनीज है। इससे और भी ज्यादा कुछ कंपनीज हैं, और यहाँ पे उनकी वेबसाइट दी गई है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा कहीं भी जॉब एप्लीकेशन करने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए। अभी लिस्ट ये कंपनी के बारे में हम लोग बोलेंगे, तो जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स है, इसका प्लांट जो है, इसका प्लांट नागपुर में सिचुएटेड है। कुछ और एक प्लांट है वो साउथ में है, एक राजस्थान में इसका भी, और एक भी प्लांट है। ठीक है, लेकिन मेन प्लांट जो है ये नागपुर में सिचुएटेड है। उसके बाद ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड जो है, ये साउथ में बेस्ड कंपनी है ना, साउथ इंडिया से इसका प्लांट जो है मैक्सिमम साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में इसके प्लांट्स है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टाटे, है ना, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। उसके बाद आता है स्कॉट एग्रीकल्चर मशीनरी, जिसका प्लांट फरीदाबाद में है। सोनालिका, जो सोनालिका के ब्रांड से जो ट्रैक्टर बिकते हैं उस कंपनी का सोनालिका एक ब्रांड नेम है, और ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर कंपनी का जो नाम है उस ट्रैक्टर कंपनी का नाम है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ठीक है, ये पंजाब बेस्ड कंपनी है और इसका होशियारपुर में इसका प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जॉन डियर का प्लांट पुणे में है। नेक्स्ट कंपनी है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो कंपनी है, ये इसको सीएनएच भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सीएनएच। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि न्यू हॉलैंड के जगह पे सीएनएच लिखा होगा। तो सीएनएच का फुल फॉर्म होता है केस न्यू हॉलैंड, है ना, केस न्यू हॉलैंड होता है सीएनएच का फुल फॉर्म। और ये जो है ये आप ये नॉर्थ में सिचुएटेड कंपनी है, इसका लोकेशन फरीदाबाद के पास ही है। उसके बाद फोर्स मोटर लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड का जो अपना प्लांट है ये पुणे में है। उसके बाद महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर, एमजीटीएल इसका शॉर्ट फॉर्म है, एमजीटीएल बोलते हैं, महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर लिमिटेड, है ना। तो एमजीटीएल ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। उसके बाद कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका प्लांट भी पुणे में है। आइसर ट्रैक्टर, इसका मेन प्लांट मंडीदीप में है। इसके इंजन और दूसरे प्लांट में बनते हैं, लेकिन इसका ट्रैक्टर असेंबली पूरा लाइन जो है ये मंडीदीप में है। ये प्लांट अभी टापे के अंडर में है, टापे ने उसको खरीद लिया है। उसके बाद वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर लिमिटेड, ये लीडिंग कंपनी है पावर टिलर बनाने वाली। ठीक है ना, इनके छोटे ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर भी है,
और अभी इन लोगों ने एक बड़ा 45 HP का ट्रैक्टर भी इन लोगों ने लॉन्च किया है। फ्रीड ट्रैक्टर्स ये पंजाब की कंपनी है। फ्रीड ट्रैक्टर्स अभी ट्रैक्टर्स में अभी आई, लेकिन फ्रीड के कंबाइन हार्वेस्टर बहुत दिनों से चल रहे हैं। ट्रैक्टर्स में ये अभी आए हैं। इंडो फार्म ये भी नॉर्थ की कंपनी है, ये न्यू कंपनी है। फ्रीड और इंडो फार्म का अभी तो ज़्यादा मार्केट नहीं है। सेम ड्यूज पार्क ये साउथ वेस्ट कंपनी है। तो इसमें हर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के नाम से चलती है। तो ये जो है ये जापानीज टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके ट्रैक्टर बहुत तगड़ा होते हैं, जापानीज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, लेकिन इन कंपनी का सेल ज़्यादा नहीं है। कैप्टन ट्रैक्टर्स जो है, कैप्टन ट्रैक्टर्स की लीडिंग कंपनी है। कैप्टन ट्रैक्टर्स एंड वेस्ट ट्रैक्टर्स मिनी ट्रैक्टर्स कंपनी है ना। तो इनका सेल मिनी ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा है। एचएमटी तो फिलहाल अभी बंद होगी, ये गवर्नमेंट का कंपनी था, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स ऐसा इसका फॉर्म था, फुल फॉर्म था, और ये अभी बंद हो चुके हैं। लेकिन इसके जो ट्रैक्टर्स थे, इसके ट्रैक्टर्स की खासियत ये थी कि इनमें हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया तगड़ा हाइड्रोलिक आता था। जैसे कि अभी हाइड्रोलिक आता है काफी में मेसी फर्गूसन के जो ट्रैक्टर्स है उनमें हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया आता है, लेकिन उन जो पुराने टाइम में एचएमटी के ट्रैक्टर्स में हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया आता था। स्टैंडर्ड ट्रैक्टर ये जो कंपनी है मिनी ट्रैक्टर की कंपनी है। त्रिशूल ट्रैक्टर अगेन मिनी ट्रैक्टर की कंपनी है। व्हाइट वैगन जो है ये भी मिनी ट्रैक्टर की कंपनी है। और फार्मर ट्रैक्टर जो है ये भी मिनी ट्रैक्टर की कंपनी है। और ये जो भी मिनी ट्रैक्टर की ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको देखने को मिलेगी, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। त्रिशूल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, फार्मर ट्रैक्टर्स हो गया, फिर उसके बाद कैप्टन हो गया, ये सब ये गुजरात बेस्ड कंपनी है मिनी ट्रैक्टर की। अभी हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2019-20 और 2018-19 ये दो कंपनी का यहाँ पे 2 ईयर का हमारे पास डाटा है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में सबसे टॉप में होता है महिंद्रा, उसके बाद होता है यहाँ पे सोनालिका, एस्कॉर्ट, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, कुबोटा। तो ये जो है ये हर साल जो प्रोडक्शन जो होती है इनकी ऊपर नीचे होती है, लेकिन टॉप पे हमेशा महिंद्रा रहता है ना। कभी सोनालिका को ओवरटेक एस्कॉर्ट कर जाता है, एस्कॉर्ट को ओवरटेक सोनालिका कर जाता है, कभी कभी काफे को भी एस्कॉर्ट ओवरटेक करता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। मंथली अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उस मंथली रिपोर्ट के टाइम पे ही एस्कॉर्ट काफी को ओवरटेक कर सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन महिंद्रा को कोई ओवरटेक आज तक नहीं किया है। यहाँ पे आप लोग और एक चीज देखने को मिल रही होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में यहाँ पे प्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे ये ज्यादा है 1920 के कंपेयर में। लेकिन हर साल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्यों? तो यहाँ पे 1920 के लास्ट जो मंथ थे वहाँ पे कोरोना आ चुका था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी बंद था और सेल्स भी बंद था बहुत सारी कंपनी का। तो इसलिए यहाँ पे 1920 में इनका प्रोडक्शन थोड़ा कम है हर एक कंपनी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंजन के बारे में, है ना। अभी ट्रैक्टर की हिस्ट्री के बारे में जाने, अब इंजन के बारे में बेसिक जानते हैं। तो इंजन का अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो इंजन होता क्या है? तो इंजन ऐसा कोई भी मशीन डिजाइन है जो कोई भी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे, और उस कन्वर्टेड एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल वर्क में यूज करें, उसको हम लोग इंजन बोलेंगे। मतलब क्या है? एक एनर्जी को कन्वर्जन किसी और एनर्जी में, और फिर उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एज अ मैकेनिकल वर्क, तो उसको हम लोग इंजन बोलते हैं। अब हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन क्या है कि ऐसा कोई मशीन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। अब ट्रैक्टर का इंजन पकड़ लेते हैं। तो ट्रैक्टर के इंजन में होता क्या है? हम लोग ट्रैक्टर में क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें डीजल डालेंगे, तो डीजल क्या है? एक केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी को फिर डीजल एयर के साथ मिलकर वहां पे बर्न होता है, और जैसे डीजल बर्न होगा इंजन के अंदर, तो हीट वहां पे हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर उस हीट एनर्जी में जैसे कन्वर्ट होगा तो वहां पे पिस्टन का मूवमेंट होगा। जैसे पिस्टन का मूवमेंट होगा वहां पे, तो वो
पिस्टन का मूवमेंट, हीट की वजह से पिस्टन का मूवमेंट हुआ और पिस्टन का मूवमेंट होने की वजह से वहां पे वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, डीजल एक केमिकल एनर्जी है, उसके बाद डीजल जलने के बाद वहां पे क्या हुआ, उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वहां पे मीन इफेक्टिव प्रेशर डेवलप होगा और मीन इफेक्टिव प्रेशर डेवलप होने के बाद पिस्टन मूवमेंट करेगा और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंजन। तो तीन तरह के इंजन आए थे, मैंने पहले बोला था आपको, टरबाइन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इंजन, है ना। तो यहाँ पे 1791 में टरबाइन इंजन जॉन बार्बर जी ने इन्वेंट किया था। उसके बाद फिर 1876 में स्पार्क इग्निशन इंजन निकोलस ऑटो जी ने इन्वेंट किया। फिर 1892 में कंप्रेशन इग्निशन इंजन आया, रुडॉल्फ डीजल जी ने इसको इन्वेंट किया। तो यहाँ पे आप कॉलेज के टाइम पे आपने पढ़ा होगा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ठीक है, तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल कहाँ से आया, तो इन्होंने जो इंजन इन्वेंट किया था उसका जो वर्किंग था ये ऑटो साइकिल पे चलता था, है ना। उनका जो वर्किंग चलता था तो उस वर्किंग को इन लोगों ने नाम दे दिया ऑटो साइकिल, और जो डीजल इंजन का जो वर्किंग चलता था उसका नाम दे दिया इन्होंने डीजल साइकिल। जो भी आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो साइकिल को हम लोग ऑटो साइकिल क्यों बोलते हैं, या फिर बेसिकली क्वेश्चन ये बोलते हैं कि डीजल साइकिल को हम लोग डीजल साइकिल क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर उनका जो इंजन जो इन्वेंट किया था वो रुडॉल्फ डीजल जी ने किया था, और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जिस थ्योरी पे चलता है उसको हम लोग इस डीजल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कई लोगों का आंसर होता है कि उस टाइप के इंजन में डीजल या जो फ्यूल यूज होता है इसीलिए हम लोग उसको डीजल साइकिल बोलते हैं। ये आंसर टोटली गलत है। तो ये इन्होंने इन्वेंट किया था इसलिए उनका वर्किंग प्रिंसिपल को डीजल साइकिल नाम दे दिया गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजन। तो इंजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंजन का अगर बेसिक क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इंजन का दो तरह के दो टाइप के इंजन होते हैं। एक इंजन होता है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं, तो इंटरनल कंबशन इंजन अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक्टर में जो इंजन यूज होने वाले हैं या फिर अभी जो भी कोई मोस्टली जो इंजन आ रहे हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी यूज होते हैं कई कई जगह आज भी। तो अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब क्या, ऐसा कोई भी इंजन जिसका कंबशन जो होता है वो सिलेंडर या फिर जो हमारा कंबशन चैम्बर है या फिर सिलेंडर है उस सिलेंडर के बाहर जो है उसका फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के बाहर बर्न होगा और वहां से कुछ एनर्जी क्रिएट करके हम लोग उस एनर्जी को हम लोग फिर सिलेंडर में लेके आएंगे और फिर वो एनर्जी हमारे पिस्टन को मिलेगी और वहां पे पिस्टन का मूवमेंट होगा। तो इस टाइप का जो इंजन होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या, कि ऐसा इंजन जिसका फ्यूल जो है या फिर जो फ्यूल जलने वाला है या फिर कोई भी मीडिया है जलने वाला तो वो सिलेंडर के अंदर जलेगा, तो उसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होगे आप, तो ये जो इमेज है ये इमेज हमारी एक्सटर्नल कंबशन इंजन की इमेज है ना। तो ये जो है ये रेल टाइप जैसे रेलवे में पुराने इंजन यूज होते थे उस टाइप के इंजन है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे कंबशन चेम्बर जो है यहाँ पे कंबशन चेम्बर कहाँ पे है, यहाँ पे कंबशन चेम्बर है, और यहाँ पे पिस्टन कहाँ पे है, यहाँ पे सिलेंडर और पिस्टन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी मान लो कि यहाँ पे कोल ये हमारा जलने वाली चीज है ना, फ्यूल जो है ये हमारा कोल है, कोल यहाँ पे जला तो यहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस हुई
हीट प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे ये जो हीट है ये वाटर को हम लोगों ने दी, है ना, तो वाटर बॉईल होने लगा, ज्यादा हीट हम लोगों ने ज्यादा दी तो वाटर बॉईल हुआ। जैसे वाटर बॉईल होगा तो यहाँ से फिर कुछ वाटर की वेपर बनेगी, स्टीम बनेगी, है ना, वाटर की स्टीम बनेगी। तो ये स्टीम जो है एक छोटे से पाइप से लेके हम लोग जो हमारा सिलेंडर है सिलेंडर में दे देंगे। जैसे ही ये सिलेंडर में देंगे तो यहाँ पे ये सिलेंडर ये जो स्टीम है ये स्टीम क्या करेगी, इस सिलेंडर को धकाएगी, और जैसे सिलेंडर को धकाएगी तो यहाँ पे कुछ लिंकेजेस लगी होगी, ये लिंकेजेस क्या होंगी, मैकेनिकली ऑपरेट होगी। तो हमारा यहाँ पे हीट एनर्जी का फिर यहाँ पे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे फ्यूल जो जला ये आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर जला, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल साइड में इसका फ्यूल कहीं पे और जगह पे जल रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है स्टीम इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन में होता क्या है, जैसे डीजल इंजन मान लो या फिर पेट्रोल इंजन मान लो, तो उनमें क्या होता है कि जो फ्यूल जो होता है ना, इस सिलेंडर के अंदर चलता है। या फिर यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन है ना, कुछ वाल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक इंजेक्टर होगा। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर को हम लोग सक करेंगे, फिर बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हम लोग उस एयर को कंप्रेस करेंगे, और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हम लोग फ्यूल का छिड़काव सीधा सिलेंडर के अंदर कर देंगे, है ना। ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल का छिड़काव कर देंगे। तो हीट आपकी कहाँ पे है, हीट कहाँ पे है, जो हम लोगों ने एयर को कंप्रेस किया है वही पे हीट जनरेट हो, नॉर्मल हीटेड एयर हो चुके हैं, और जैसे हम लोग फ्यूल यहाँ पे इसके साथ डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो वहां पे ये तुरंत इग्नाइट होना और कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंबशन कहाँ पे हुआ, सिलेंडर के अंदर हुआ। तो जैसे सिलेंडर के अंदर कंबशन होगा तो उसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन के जो टाइप्स हैं, तो इंटरनल कंबशन के इंजन के जो टाइप्स होते हैं ये सॉरी इंटरनल कंबशन के इंजन के जो एग्जांपल है, एक गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन है, ठीक है। गैसोलीन इंजन या फिर पेट्रोल इंजन मान के चलिए, बोथ आर सेम, गैसोलीन इंजन एंड पेट्रोल इंजन सेम होता है। अब अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में जाओगे तो गैसोलीन इंजन बोलेंगे, और सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश में जाओगे तो पेट्रोल इंजन बोलेंगे, और अमेरिकन इंग्लिश में जाओगे तो इसको गैसोलीन इंजन बोला जाएगा। अब नेक्स्ट इसका हम लोग और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंजन का। इंटरनल कंबशन इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन कौन से होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया, है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन में फिर टाइप आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन एंड वैक्यूम इंजन। फिर रेसिप्रोकेटिंग इंजन अगेन क्लासिफाइड करेंगे तो स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन आएगा, ठीक है। उसके बाद स्पार्क इग्निशन, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक, कंप्रेशन इग्निशन में अगेन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। अभी इसको हम लोग बारी बारी से हर एक चीज को देखते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पिस्टन मूवमेंट, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन अकॉर्डिंग टू पिस्टन मूवमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के पिस्टन मूवमेंट के हिसाब से दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक आता है आपका वेंकल इंजन और दूसरा आता है वेंकल इंजन और दूसरा आता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। मतलब वेंकल इंजन जो होता है ये रोटरी मोशन में चलता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको पता है अप एंड डाउन मोशन में चलता है। तो यहाँ पे जरा हम लोग वेंकल इंजन वर्क कैसे करता है ना, ये समझ लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वेंकल इंजन का एनिमेटेड वीडियो है, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया, है ना। ये वेंकल इंजन का एनिमेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे इनटेक पोर्ट है, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। और ये रोटर जो है ये घूम रहा है कभी, ठीक है। अंदर की साइड में एक फिक्स गियर है और ये उसके ऊपर ये रोटर गियर घूम रहा है। तो यहाँ से ये रिंग होगी, फिर बाद में इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे इतने सेक्शन में कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पे इतने सेक्शन में आपका इग्निशन होगा, और यहाँ पे फिर एग्जॉस्ट होगा। और यहाँ पे इस टाइप के इंजन में तीन स्ट्रोक साइमल्टेनियसली चलते हैं, जैसे कि यहाँ से गियर रिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनटेक स्ट्रोक चल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनटेक स्ट्रोक, फिर यहाँ से लेके
यहाँ तक कंप्रेशन स्ट्रोक चलेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इग्निशन स्ट्रोक चलेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। 4 हिस्सों में ये पूरा जो आपका केसिंग है ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट। इसमें आप लोग देखोगे तो रोटर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे हर एक रोटर पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैविटीज बनी होती है, इस टाइप की यहाँ पे कैविटी रहेगी। ठीक है, इसकी इस साइड में यहाँ पे कैविटी बनी हुई थी, और इसके इस साइड में यहाँ पे कैविटी बनी हुई थी। ठीक है, तो जैसे एयर यहाँ से अंदर आया, यहाँ पे एयर सक्शन पूरा इंटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक हो गया, और यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होने के बाद ये एयर यहाँ पे कॉम्प्रेस हो, तो यहाँ पे जो स्पेस मिलता है इसमें पूरा कॉम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद यहाँ से इंजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इसमें फ्यूल छिड़कते हैं, तो जैसे फ्यूल छिड़काव होगा तो यहाँ पे वो फ्यूल आपका क्या होगा कि फ्यूल यहाँ पे इग्नाइट हो जाएगा, और इग्नाइट होने के बाद यहाँ से फिर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हुई बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 स्ट्रोक कैसे चलते हैं, देखो यहाँ पे इस साइड में ये जो अभी ये साइड को हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड, ठीक है, ये साइड जो है ये बी साइड है, और ये वाला जो साइड है ये सी साइड है। ठीक है, तो ये साइड में क्या हो रहा है, ये साइड में यहाँ पे इंटेक स्ट्रोक चल रहा है, उसी टाइम पे बी साइड में क्या हो रहा है, बी साइड में हमारा इग्निशन स्ट्रोक चल रहा है ना, इग्निशन स्ट्रोक चल रहा है, और उसी टाइम पे सी साइड पे हमारा क्या हो रहा है, सी साइड पे हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है। तो ये में हमारा इंटेक स्ट्रोक, बी में हमारा इग्निशन स्ट्रोक, और सी में एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 स्ट्रोक यहाँ पे चलते रहते हैं। ये हो गया वेंकल इंजन का वर्किंग। तो यहाँ पे जो आपका पिस्टन है ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, रोटेटिंग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो यहाँ पे एक रेसिप्रोकेटिंग का एनिमेटेड वीडियो है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन किस टाइप से वर्क करता है, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इस टाइप के स्ट्रोक होते हैं। और इस टाइप ये स्ट्रोक्स में आपका जो पिस्टन जो है इस सिलेंडर लाइनर के अंदर कंटिन्यूअस रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलेगा, है ना। तो इस टाइप के इंजन को, इसलिए इस टाइप के इंजन को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन, अभी हम लोग जो इंजन डिसमेंटल करने वाले हैं, हमारे ट्रेनिंग जो शेड्यूल है, तो जब हम लोग डिसमेंटल और असेंबल प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम लोग सिंगल सिलेंडर इंजन का डिसमेंटल और असेंबल देखेंगे। ठीक है, तो सिंगल सिलेंडर इंजन क्या होता है, इसमें एक ही सिलेंडर होगा, एक ही पिस्टन होगा, है ना, और वो एक ही पिस्टन 4 स्ट्रोक हमारा यहाँ पे कंप्लीट करेगा, और वो एक ही पिस्टन हमारे फ्लाईव्हील को पावर देगा। लेकिन मल्टी सिलेंडर में क्या होता है कि एक से ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं, नंबर ऑफ पिस्टन होते हैं। ये 2 सिलेंडर हो सकता है, 3 सिलेंडर हो सकता है, 4 सिलेंडर होता है ना। ट्रैक्टर में जो इंजन यूज होते हैं ये बेसिकली 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन सिंगल सिलेंडर ऐसा ट्रैक्टर का एक इंजन है, छोटा छोटा इंजन है, तो वो सिंगल सिलेंडर इंजन भी है, और 2 सिलेंडर के इंजन भी वो कई सारे ट्रैक्टर्स है। लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जो इंजन होते हैं वो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के इंजन होते हैं, उसको हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, है ना। तो कूलिंग सिस्टम के से हिसाब से क्लासिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, वाटर कूलिंग इंजन और दूसरा होता है एयर कूलिंग इंजन। तो वाटर कूलिंग इंजन और एयर कूलिंग, मतलब यहाँ पे इसकी हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कूलिंग मीडिया है ये वाटर है, और एयर कूलिंग इंजन में जो कूलिंग मीडिया है जो है ये एयर है। अभी यहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो आप देख रहे हो, ये वाटर कूलिंग इंजन का एनिमेटेड वीडियो है ना। तो जैसे इंजन आपका, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि कूलिंग करने की जरूरत क्या होती है ना। तो जैसे हमारा फ्यूल का वहां पे कंबशन होता है, इग्निशन होता है, कंबशन होगा, तो वहां पे बहुत सारी हीट वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो मेटल पार्ट में, मेटल पार्ट होते हैं सारी, तो मेटल में एक चीज होती है कि हीट को एब्सॉर्ब, अपने आप में हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो पूरे इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब मेटल पार्ट अपने आप में इंजन को एब्सॉर्ब, इंजन के जो मेटल पार्ट है अपने आप में हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये फैलने लगते हैं।
है ना। कोई भी आप मेटल पार्ट पकड़ लो, अगर उसको हम लोग ज्यादा हीट दे देंगे तो वो क्या होगा, फैलने लगेगा। और उसका वेट, उसमें सिलेंडर है ना, सिलेंडर लाइनर है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ज्यादा फैलेगा भी। और उसके साथ पिस्टन हमारा चल रहा है कंटिन्यूअस, तो जैसे पिस्टन हमारा चल रहा है तो वो वेरिंग एंड टीयरिंग करेगा, मतलब उसकी घिसावट ज्यादा होगी, ज्यादा हीट तो कंटिन्यूस उतनी प्रोड्यूस होनी है। अगर उसको हम लोगों ने हीट को नहीं, बाहर के मेटल पार्टिकल जो मेटल है उसकी हीट को हम लोगों ने नहीं रिड्यूस किया, तो ये हमारा वेरिंग एंड टीयरिंग ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा फैल जाएगा, कंप्रेशन लीक होगा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए हमें इंजन को कूल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वाटर कूलिंग इंजन में वर्किंग कैसा होता है, एक कहीं पे टैंक होता है ना, रेडिएटर हो सकता है या फिर टैंक हो सकता है। जैसे कि थर्मोसिफन साइकिल, थर्मोसिफन हमारा कूलिंग सिस्टम है, तो उसमें सिर्फ टैंक होगा, है ना। कहीं पे फोर्स कूलिंग सिस्टम होता है, तो उसमें रेडिएटर होता है। थर्मो में भी रेडिएटर होता है, लेकिन फोर्स कूलिंग वहाँ पे मोटर नहीं होता है। तो जैसे कि वहाँ पे कहीं पे रेडिएटर हो सकता है, कहीं पे सिर्फ टैंक हो सकता है। तो उसमें से जो वाटर होता है, वो वाटर हमारे जो इंजन होता है, तो इंजन का जो ब्लॉक होता है, और इंजन का जो कंबशन चैम्बर के आजू बाजू में बहुत सारी गैलरीज बना दी जाती है। ब्लॉक में और सिलेंडर हेड दोनों में क्या होता है, गैलरीज बनाई दी जाती है। और ये गैलरीज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस वाटर को फोर्सफुली उस गैलरीज से भेजते हैं। ठीक है, जैसे गैलरी से उस वाटर को भेजेंगे, तो यहाँ पे जो भी वो जो वाटर होगा, तो उस वाटर के कांटेक्ट में जितना भी मेटल आएगा, तो उस मेटल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, उसमें हीट एब्जॉर्ब की होगी, तो वो हीट जो होगी ये वाटर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये अपने आप में एब्जॉर्ब करने के बाद जब जैसे जैसे उस वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये आगे आगे जाएगा, फिर से ये वाटर कूलिंग होने के लिए रेडिएटर में चले जाएगा, रेडिएटर में वाटर फिर से कूलिंग होगा। और इस टाइप से ये कंटिन्यूस साइकिल चलते आता है ना। ये वाटर इंजन में गया, इंजन में जाने के बाद वहां से हीट अपने आप में एब्जॉर्ब की वाटर ने, ठीक है। फिर वो जो हीटेड वाटर फिर रेडिएटर में है, रेडिएटर में कूल हुआ, और वहां से कूल होने के बाद फिर से इंजन में गया, है ना। तो इस टाइप से कंटिन्यूस साइकिल चलता है। अब देखते हैं हम लोग एयर कूल इंजन में। तो एयर कूल इंजन में हम देखेंगे, तो एयर कूल इंजन जो होता है, एयर कूल इंजन में फिन्स बने होते हैं, यहाँ पे कोई वाटर का रोल नहीं होता है ना। इस टाइप के इंजन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके जो भी मोटरसाइकिल्स होंगी उसमें, या फिर थ्री व्हीलर जो आपके गाड़ीज होंगी, थ्री व्हीलर आपने देखा होगा, ऑटो रिक्शा वगैरह, तो उसके इंजन जो होते हैं ये एयर कूल टाइप के इंजन होते हैं। और एक कंपनी भी है ट्रैक्टर की, जो एयर कूल इंजन बनाती है। कौन सी कंपनी है, आइसर ट्रैक्टर। ये अप टू 45 HP के इंजन ये लोग एयर कूल इंजन बना देते हैं, ठीक है। तो अभी एयर कूल इंजन आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये फिन्स बनी हुई है। ये जो आप ये देख रहे हो, फिन्स मतलब क्या होता है, ये जो है इसको हम लोग फिन्स बोलते हैं, है ना, ये वाले। तो फिन्स क्यों बनाए होते हैं एयर कूल इंजन में, ये फिन्स बनाने का मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये एयर अंदर आई, तो ये इससे भी कनेक्ट हो गया, इस सर्फेस से भी कनेक्ट हुआ, फिर ऊपर वाले सर्फेस से भी कनेक्ट होगा, फिर ये साइड वाले सर्फेस से भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे सर्फेस एरिया इसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी ये कूल कैसे करता है, जैसे कि अभी मान लो कि हमारा मोटरसाइकिल है, हम लोग इसको चला रहे हैं, तो बाहर से जो एयर आती है, एयर आने के बाद यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे टकराने के बाद जिसके अंदर जाएगी, ठीक है, जिससे टकराएगी कुछ एयर यहाँ से बाहर ही निकल जाएगी। तो एयर का टेम्परेचर मान के चलिए 30 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर चल रहा है, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है ना। तो वो एयर जो आई तो यहाँ पे टकराई, लेकिन यहाँ पे जो ये मेटल बॉडी है इसका टेम्परेचर उसके एयर के टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है हमेशा। तो जैसे ही एयर यहाँ पे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या करती है ये, अपने साथ इस इंजन की हीट जो होती है, ये अपने साथ कुछ कैरी करके लेके फिर चली जाती है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे कूलिंग जो होता है वो आपको एयर टाइप कूल इंजन में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक साइकिल, है ना। तो इसमें कंबशन के हिसाब से आपके कितने टाइप होते हैं,
तो होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन और दूसरा होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। अभी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में देखेंगे हम लोग, ये कंप्रेशन इंजन का एक फिगर है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो इग्निशन एंड कंप्रेशन, ये दोनों वर्ड में ही इसका मीनिंग है। जो इग्निशन होगा इंजन के अंदर, जो इग्निशन या फिर जो जलने के लिए जो चीज होगी वो कंप्रेशन की वजह से होगी। ठीक है, कैसे? अभी मान लो फोर स्ट्रोक इंजन है ना, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होगा, है ना। और सक्शन स्ट्रोक में एयर बाहर से इंजन में जो फ्रेश एयर होती है वो सिलेंडर के अंदर आ गई। उसके बाद हम लोग जब कंप्रेशन करेंगे तो उस एयर को वो छोटे वॉल्यूम में हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, है ना। और आपको पता है जब एयर कंप्रेसिबल है, लेकिन जब हम लोग को एयर को कंप्रेस कर देंगे तो वो उसका क्या होता है, कंप्रेशन कम जगह में कंप्रेस करने की वजह से वो एयर जो होती है बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है ना। और एयर हीटेड हो जाती है तो उसी टाइम पे हम लोग हीटेड एयर पे क्या कर देते हैं, फ्यूल का छिड़काव कर देते हैं। वो फ्यूल को क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में उसको एटोमाइज कर देता है और उस फ्यूल ड्रॉपलेट्स को हम लोग उस हीटेड एयर में छिड़काव कर देते हैं। जैसे हीटेड एयर में हम लोग फ्यूल का छिड़काव कर देंगे तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तुरंत ही इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डीजल इंजन में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो कंप्रेस करते हैं एयर को, तो वो कंप्रेशन में हीट जनरेट होती है और वो कंप्रेशन के एट द एंड ऑफ हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और वहीं पे उसका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कंप्रेशन जो करते हैं उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे इग्निशन करते हैं। और स्पार्क इग्निशन देखते हैं। स्पार्क इग्निशन हमारा पेट्रोल इंजन पे ज्यादा करके हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रेशन जरूर करते हैं लेकिन कॉम्प्रेशन थोड़ी सी बड़ी जगह में करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रेशन में इतनी ज्यादा हीट डेवलप नहीं हो जाती है। और यहाँ पे पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल प्लस फ्यूल दोनों को एक साथ बेचते हैं, है ना। तो कॉम्प्रेशन में अगर इतनी हीट जनरेट होगी तो ये प्री इग्नाइट हो जाएगा, प्री इग्नाइट होने नहीं देना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशो ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ज्यादा स्पेस में हम लोग कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हीटेड इतनी फ्यूल और ये इतनी हीटेड होती नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक सेपरेट स्पार्क प्लग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्पार्क प्लग क्या करता है, एक स्पार्किंग एक्शन करता है। कंप्रेशन की एंड पे एक स्पार्किंग एक्शन करेगा, यहाँ पे एक स्पार्क होगा और उस स्पार्क की वजह से ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारा इग्नाइट होगा। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस है ये पता चल गया होगा। और इन दोनों के बीच में और एक डिफरेंस आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हमेशा इंजेक्टर होता है, एक फ्यूल का छिड़काव करने के लिए इंजेक्टर रहेगा। और स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल का स्पार्किंग के लिए यहाँ पे स्पार्क प्लग रहेगा, है ना। एक और एक कॉमन डिफरेंस इन दोनों में है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ कैमशाफ्ट, है ना। इंजन में दो शाफ्ट होती है, एक क्रैंक शाफ्ट और एक कैम शाफ्ट, है ना। इन दोनों का बहुत मेन वर्क होता है। जो भी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे पिस्टन कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट होता है और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट होती है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट पे एक गियर लगा होता है, वो कैम शाफ्ट को कनेक्ट होता है। और कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, वाल्व्स को ओपन और क्लोज करना। सही टाइम पे वाल्व्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम आपकी कैम शाफ्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इन ब्लॉक कैम शाफ्ट का एनिमेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे क्या है, क्रैंकशाफ्ट से पावर कैमशाफ्ट को मिल रही है गेयर के थ्रू, है ना, गेयर या फिर गेयर के थ्रू मिल सकती है। और इस कैमशाफ्ट में लोब्स होते हैं, लोब्स के ऊपर यहाँ पे टैपेट्स है, टैपेट से फिर कनेक्टिंग रॉड सॉरी पुश रॉड है और पुश रॉड पे रॉपर आर्म्स है और रॉपर आर्म ये जो ऑपरेट कर रही है ये वाल्व्स को ऑपरेट कर रही है ना। तो ये जो कैमशाफ्ट है ये ब्लॉक के अंदर अगर रहेगी, जहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के बाजू में ही कैमशाफ्ट अगर ब्लॉक के अंदर ही रहेगी तो हम लोग इसको इन ब्लॉक कैमशाफ्ट बोलेंगे। ओवरहेड कैमशाफ्ट क्या होती है, तो ओवरहेड कैमशाफ्ट जो होती है, तो ओवरहेड कैमशाफ्ट में जो हमारा कैमशाफ्ट जो होता है ये हेड के ऊपर लगा होता है, हेड सॉरी हेड में लगा होता है ना। सिलेंडर ब्लॉक में नहीं, ये हेड में लगा होता है। अभी इस टाइप के इंजन कुबोटा में है ना, इसके जो कैमशाफ्ट होती है ये ऊपर ही लगी होती है, जहाँ पे हमारे वॉल्स लगे होते हैं, वॉल्स के एग्जैक्ट ऊपर हमारी कैमशाफ्ट लगी होती है। तो इसमें क्या होता है,
आपको जो बाकी जो असेंबली है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे पुश रॉड की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा टैपेट से वॉल को हम लोग टैपेट और टैपेट से सीधा वॉल्स को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इन ब्लॉक कैम शाफ्ट में क्या होता है, कैम शाफ्ट, फिर उसके बाद टैपेट, टैपेट के बाद क्या पुश रॉड के बाद फिर रॉकर आर्म के बाद फिर वॉल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमें पुश रॉड की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे हमें रॉकर आर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये अभी आने लगा है कुबोटा वगैरह ट्रैक्टर्स में अभी ये। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट, मतलब जो सिलेंडर का जो अरेंजमेंट का जो शेप है उसके हिसाब से कितने टाइप के इंजन होते हैं। तो इसके हिसाब से 3 टाइप के इंजन होते हैं, इनलाइन इंजन, वी टाइप इंजन एंड अपोजिट इंजन। तो इनलाइन इंजन जो होता है ये, इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर जो होंगे एक सभी एक ही लाइन में लगे होंगे। मतलब मान लो 4 सिलेंडर का इंजन है तो चारों सिलेंडर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगे होंगे, ये इनलाइन इंजन है। ट्रैक्टर्स में इनलाइन इंजन भी आते हैं। ठीक, उसके बाद वी टाइप इंजन जो होता है, ये वी टाइप इंजन जो होता है ये वी शेप में इसके सिलेंडर्स लगे होंगे। इस टाइप का इंजन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस टाइप का इंजन आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग हवा भराते हैं। तो हवा भराने में जो कंप्रेसर यूज होता है ना, ट्रैक्टर में हवा भराना है, मोटरसाइकिल में, बाइक में, कहीं पे भी हवा भराना है, तो उसमें जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का जो इंजन होता है ये वी टाइप का इंजन होता है। अपोजिट सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि इसमें दो जो सिलेंडर होते हैं एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट लगे होते हैं और एक ही कैमशाफ्ट दोनों को ऑपरेट कर सकती है। और कई टाइप में अपोजिट सिलेंडर इंजन में दो अलग अलग कैमशाफ्ट भी हो सकती है। वी टाइप इंजन में एक ही कैमशाफ्ट दोनों को ऑपरेट करती है और इनलाइन इंजन में भी एक ही कैमशाफ्ट नंबर ऑफ सिलेंडर को ऑपरेट कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक बोर रेशियो, है ना। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रोक बोर रेशियो समझने के लिए हमें समझना होता है बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये हमारा सिलेंडर है ना, और ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर और ये पिस्टन। तो सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो हमारा बोर कहलाता है। सिलेंडर का डायमीटर बोर होता है, ये आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर क्या होता है, बोर। और जो पिस्टन टीडीसी से लेके बीडीसी तक ट्रेवल करता है ना, जो लेंथ टीडीसी से लेके बीडीसी तक आएगी और जो ये उसकी लेंथ जो होगी उसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं या फिर उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, बीडीसी से लेके टीडीसी। टीडीसी क्या होता है, ये टॉप डेड सेंटर होता है, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, मतलब पिस्टन जहां तक ऊपर जाएगा और उससे ऊपर हिस्से तक नहीं जाएगा, जहां से रिटर्न हो जाता है वो डीडीसी कहलाता है। और बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन उसके और नीचे नहीं जा सकता, वहां से फिर ऊपरी सतह, ऊपरी मतलब अपर डायरेक्शन जहां से लेके ले लेता है उसको हम लोग बीडीसी बोलते हैं। तो टीडीसी से और बीडीसी के बीच में जो पिस्टन ट्रेवल करता है उसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं और उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बोर और स्ट्रोक रेशो देखते हैं क्या होता है। तो अगर बोर और स्ट्रोक रेशो एक से ज्यादा है ना, बोर और स्ट्रोक रेशो एक से ज्यादा है तो उस इंजन को हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक इंजन है उसका बोर 80 डायमीटर है, मतलब 80 mm है। एक कोई भी इंजन है उसका 80 डायमीटर का उसका बोर है ना। तो मान लीजिए 80 mm है। उसके बाद वो जो स्ट्रोक जो ट्रेवल करता है उसकी 40 mm इसकी स्ट्रोक लेंथ है ना। तो 80 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। आंसर कितना मिलेगा, 2। तो ये मोर स्ट्रोक रेशियो कितना आ गया, मोर देन 1 आ गया, है ना, मोर देन 1। तो जब मोर देन 1 मोर स्ट्रोक रेशियो रहेगा तो उसको हम लोग मोर स्पीड इंजन बोलेंगे, है ना। ये हाई स्पीड जो व्हीकल्स होती है उसमें मोर स्पीड इंजन, रेसिंग कार्स है, रेसिंग कार्स में मोर स्पीड इंजन यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर इंजन। स्क्वायर इंजन मतलब क्या है, उसका स्ट्रोक भी और बोर भी दोनों इक्वल साइज के हों। मतलब मान के चलिए अगर स्ट्रोक हमारा 80 mm का है तो बोर भी हमारा 80 mm का ही होगा, है ना। तो ये स्क्वायर टाइप इंजन हम लोग इसको बोलते हैं। बोर और स्ट्रोक दोनों इक्वल होते हैं। जिस टाइप के इंजन, स्क्वायर टाइप के इंजन जो है ये अभी ट्रैक्टर में इंट्रोड्यूस होने लगे हैं और ये अभी आ रहे हैं किसी किसी। ठीक है,
नेक्स्ट है अंडरस्कोर इंजन। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेडिशनल इंजन है और सारे इंजन जो होते हैं, मैक्सिमम जो इंजन होते हैं ये अंडरस्कोर इंजन होते हैं। और कैसे, इसमें होता क्या है कि इसकी स्ट्रोक लेंथ आप यहीं पे देख रहे होंगे इमेज में, इसकी स्ट्रोक लेंथ जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोर, है ना। मान के चलिए अगर बोर हमारा 40 का है तो स्ट्रोक अगर हमारा 120 का रहेगा, है ना, बोर 40 का ही है और स्ट्रोक 120 का है, तो ये जो है ये हमारा ऑलवेज इसका स्ट्रोक और रेशो ऑलवेज लेस देन हो जाएगा, है। तो कोई भी ऐसा इंजन जिसका बोर स्ट्रोक रेशो ऑलवेज लेस देन 1 है, तो वो इंजन जो होता है ये वो इंजन अंडरस्कोर इंजन होता है। सिंगल सिलेंडर इंजन हो गया या फिर कोई भी इंजन होता है वो अंडरस्कोर इंजन, मैक्सिमम इंजन जो होते हैं ये अंडरस्कोर इंजन होते हैं, ठीक है। तो अभी क्यों हम लोग स्क्वायर इंजन की तरफ क्यों बढ़े हैं, फैक्ट्री इंजन इंडस्ट्री में स्क्वायर इंजन की तरफ क्यों अभी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका पिस्टन जो है एक टीटीसी से लेके बीटीसी तक जब ट्रेवल करता है और इसकी जितनी ज्यादा स्ट्रोक लेंथ रहेगी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस होंगे एज कम्पेयर टू स्क्वायर इंजन पे। तो इसीलिए अभी इंजन स्क्वायर इंजन में आने के ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ combustion internal combustion engine according to वॉल्व अरेंजमेंट, है ना। वॉल्व अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे चार टाइप के इंजन होते हैं। एक होता है आई हेड, दूसरा होता है एल हेड, तीसरा होता है एफ हेड, चौथा होता है टी हेड टाइप, है ना। चारों जो इंजन है अभी हम लोग बारी बारी से एक एक चीज को देखेंगे। तो इसमें इसके नाम कैसे आए, एफ हेड, टी हेड, एल हेड, आई हेड, ये नाम आए कैसे। तो ये जो नाम आए हैं ये इस जो इंजन में एयर अंदर जाती है वो इनलेट वाल्व से जाती है और जो कंबशन जो होने के बाद जो गैसेस बाहर पड़ते हैं वो गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर जाते हैं, बराबर। तो जैसे एयर अंदर आएगी तो उसका पाथ क्या होगा, ये कौन से रास्ते से आ रही है और उसका क्या शेप बन रहा है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है तो वो कौन से पाथ से जा रही है और उसका क्या शेप बन रहा है ना। तो वो जो शेप बनता है उस शेप के हिसाब से ही इस इंजन के नाम इन लोगों ने दे दिए। अभी आई हेड में मतलब क्या है, आई हेड में दोनों जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व जो होते हैं सिलेंडर हेड में लगे होते हैं, है ना। पिस्टन हेड बोलते हैं या फिर सिलेंडर हेड बोल लो, उसमें दोनों वाल्व इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी लगा होगा। तो यहाँ से ये एग्जॉस्ट पिस्टन के ऊपर, है ना, कंबशन मतलब पिस्टन के एग्जॉस्ट ऊपर लगे होंगे। तो वहां से जैसे एयर इनटेक करेगी सक्शन स्ट्रोक के दौरान अगर एयर इन करेगी तो ये सीधा अंदर आएगी, मतलब ये आई सेक्शन बनेगा। जैसे ये बाहर जाएगी, एयर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर जाएगी तो ये सीधा आई सेक्शन, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाएगी, ये सीधे सीधे रास्ते से बाहर जाती है। तो इसीलिए इसमें वो आई हेड बोलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आई हेड टाइप में जो आपकी इनलेट वाल्व कहाँ पे होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ पे होता है। तो दोनों वाल्व जो होते हैं ये सिलेंडर हेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर हेड टाइप इंजन। एयर हेड टाइप इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो बोथ वाल्व जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं ये सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं, है ना। इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी दोनों के दोनों सिलेंडर ब्लॉक में रहेंगे प्रेजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पिस्टन है, इसका कंबशन चेंबर यहाँ पे है और यहाँ पे सिलेंडर है और ये सिलेंडर ब्लॉक नहीं, सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन के बाजू में ये दोनों वाल्व प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे मान लो कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये इनटेक हो रहा है, उस टाइप पे एयर फ्रेश एयर यहाँ से आया, है ना। फ्रेश एयर यहाँ से आने के बाद फ्रेश एयर यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से आने के बाद इनलेट वाल्व खुला, इनलेट वाल्व खुलने के बाद यहाँ से एयर होके यहाँ पे कंबशन चेंबर में गई, है ना। तो एयर का फ्लो पैटर्न कैसे बना, एल शेप का बना, ठीक है। अब एग्जॉस्ट वाल्व इसके जस्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाएगी तो यहाँ से आई, फिर यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ निकली, एग्जॉस्ट वाल्व जैसे एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ओपन होगा तो ये एग्जॉस्ट गैसेस इस रास्ते से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप इंजन में क्या होता है कि दोनों वाल्व जो होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं और इस टाइप इंजन को कई टाइम क्या बोला जाता है, साइड वाल इंजन भी, इस टाइप इंजन को साइड वाल इंजन भी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे यह पेयर इंजन, है ना। ये पेयर इंजन में आपको देखना होगा यहाँ पे एक वाल है और सेकंड वाल यहाँ पे है,
ठीक है। एक वाल्व सिलेंडर हेड में है और एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में है। तो ये जो होता है ये इनलेट वाल्व होता है सिलेंडर हेड में, और ये जो होता है ये एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग इसका एयर फ्लो पैटर्न देख लेते हैं। जैसे ही एयर इनटेक होगी सक्सेस स्ट्रोक के दौरान, तो यहाँ से जैसे इनलेट वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ से एयर इन होगी और फिर यहाँ से होते हुए ये जाएगी कंबशन चेंबर में। ठीक है। जब एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जानी होगी, तो उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, उस टाइम पे इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, तो उस टाइम पे ये गैसेस यहाँ से होके इस टाइप से इधर से बाहर चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब टाइप का शेप होता है इनलेट का और एग्जॉस्ट का, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एफ एयर टाइप इंजन। तो अभी इसको इसमें देखने वाली चीज क्या है, एक वाल्व सिलेंडर हेड में, एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में है, और इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग कैमशाफ्ट की जरूरत पड़ती है। इसको ऑपरेट करने के लिए अलग कैमशाफ्ट, इसको ऑपरेट करने के लिए अलग कैमशाफ्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टी हेड टाइप इंजन। अब टी हेड टाइप इंजन में आप देख रहे होंगे कि इसके दोनों जो वॉल्स हैं ये सिलेंडर ब्लॉक में इधर है। इसके भी गेल हेड में जो दोनों सिलेंडर ब्लॉक में थे, टी हेड में भी दोनों सिलेंडर ब्लॉक में रहेंगे। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में रहेंगे और ये पिस्टन के एक इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा, और इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग कैमशाफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। एक कैमशाफ्ट भी पावर दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंजन में इसको दोनों में अलग अलग कैमशाफ्ट होते हैं। मान लो ये इनलेट वॉल है, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट वॉल है। तो इसका अभी फ्लो पैटर्न टी टाइप कैसे रहता है, जब इनलेट वॉल ओपन होगा तो गैसेस इधर फ्रेश एयर इधर से जाएगी और इधर से इंटर होते हुए यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो ये आधा टी बन गया। और जब गैसेस बर्न हो जाएगी, कंबशन पूरा टेक प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो गैसेस है, ये गैसेस यहाँ से लेके इस रास्ते से और फिर इस रास्ते से बाहर चली जाएगी। तो आधा टी एग्जॉस्ट वॉल बनाता है, आधा इनलेट वॉल बनाता है, और इसलिए इस इंजन को हम लोग टी हेड टाइप इंजन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन अकॉर्डिंग टू फ्यूल। तो फ्यूल के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली दो ही टाइप के इंजन होते हैं फ्यूल के हिसाब से। एक होता है पेट्रोल इंजन और दूसरा होता है डीजल इंजन, है ना। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रोक्स। तो टू स्ट्रोक इंजन हो सकता है और दूसरा होता है फोर स्ट्रोक इंजन। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड। तो स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, ऐसे तीन टाइप के इसमें इंजन हो सकते हैं। अगर आपकी इंजन के जो आरपीएम है ये 350 से कम है तो ये स्लो स्पीड इंजन है। मीडियम स्पीड इंजन जो होता है ये 350 से लेकर 1000 तक हो सकता है। और हाई स्पीड जो इंजन होता है ये 1000 आरपीएम से ज्यादा आरपीएम वाले इंजन को हम लोग हाई स्पीड इंजन बोलते हैं। मैक्सिमम इंजन हाई स्पीड इंजन ही होते हैं। अभी जो हमारा कुछ चीजें जो थी, पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या है, टू स्ट्रोक इंजन क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे स्टॉप स्टॉप हुआ। अभी हम लोग इसमें जो भी डाउट्स है, किसी बंदे को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, हम लोग उनको अनम्यूट करते हैं, या फिर आपके जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में पुट कीजिए। ठीक है, और आज का लेक्चर कैसा था ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में, मतलब यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। यस चंदन जी। सर आप जो आप सेमी पोर्टेबल इंजन के बारे में बताया, थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल बताएंगे क्या? समझ नहीं आया, मतलब वो जैसे कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, उस चीज के बारे में जानना था। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो पोर्टेबल, फुली पोर्टेबल इंजन क्या होता है कि वो इंजन अपने आप से पावर लेके कहीं पे भी ट्रेवल करके एक जगह पे दूसरे जगह पे हम लोग उसको उसके पावर से ही ले जा सकते हैं, है ना। तो वो टाइप जो इंजन होता है वो पोर्टेबल, फुली पोर्टेबल इंजन होता है। जैसे अभी ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो है ये फुली पोर्टेबल इंजन है ना। ट्रैक्टर में जो इंजन है ये फुली पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब इजीली हम लोग कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं। अब सेमी पोर्टेबल इंजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो सिंगल सिलेंडर इंजन, आप जो पानी उठाने के लिए, जब नहर से या फिर कहीं से पानी उठाने के लिए आप लोग जो इंजन लगाते हो,
उस इंजन को क्या करना पड़ता है, हमें कहीं पे गाड़ी पे माउंट करना पड़ता है ना। फिर गाड़ी पे माउंट करने के बाद उसको एक जगह पे दूसरी जगह पे किसी और गाड़ी से या फिर बैलगाड़ी में हम लोग इंजन माउंट करके खेत में उस इंजन को लेके जाते हैं। तो वो जो इंजन है ये सेमी पोर्टेबल टाइप इंजन है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो इंजन हम लोग लेके जा रहे हैं उस इंजन को हम लोग सेमी पोर्टेबल टाइप इंजन बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आया आपको?